सभी प्रिय विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। जो बच्चे YouTube चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज आपकी अगली क्लास है संज्ञा के भेद। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि संज्ञा क्या है व व्याकरण में संज्ञा कहाँ से आई है। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है संज्ञा के भेद। और जो पहली क्लास है उसको भी पढ़ लें एक बार, ताकि जो आपका क्रम है उसके हिसाब से चलते रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो चैनल पर नए हैं वो। संज्ञा की भेद मैंने देखो सबसे पहले बता दिया है अगली क्लास में कि संज्ञा क्या है व संज्ञा का अर्थ क्या है और ये संज्ञा व्याकरण में कहाँ से आई है। इसकी जानकारी के लिए पहली वीडियो देख लें। मगर आज हमारा टॉपिक है संज्ञा के भेद। तो अगर देखा जाए कि संज्ञा के जो भेद होते हैं यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो जो संज्ञा है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार की ही होती है। लेकिन जो हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं उसके 2 अन्य भेद कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप साथ ही साथ पेन कॉपी लेके बैठे और नोट करते जाइए। संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो सभी देखो लिखो। अभी हम मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की ही होती हैं। यही हमने पढ़ाया और यही सही है, क्योंकि संज्ञा के जो मुख्य भेद हैं वह 3 ही होते हैं। तो नंबर 1 कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 भाववाचक संज्ञा। और नंबर 3 है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मुख्य भेद 3 ही होते हैं। अब देखो जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, इसके हम 2 भाग कर देते हैं। एक समूहवाचक, नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा। नंबर 2 है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखो अंग्रेजी ग्रामर में आप पढ़ते हो तो क्या है, डायरेक्ट संज्ञा के 5 भेद पढ़ते हैं। लेकिन जो हिंदी ग्रामर है उसमें जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक हैं वो किसके भेद कर दिए गए हैं? जातिवाचक संज्ञा के भेद कर दिए गए हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारी संज्ञाएं वो 3 प्रकार की ही होती हैं। इनको साथ ही साथ नोट कर लो और नंबर 1 डाल लो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 हेडिंग डालो, सभी बच्चे नोट करो साथ ही साथ। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं व व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो देखिए वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान गुण भाव आदि के नामों का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं किसी विशेष, ठीक है।
बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो सबसे पहले सभी बच्चे परिभाषा को समझिए। वे शब्द, वे संज्ञा शब्द, कौन से संज्ञा शब्द, ये मैंने पहली क्लास में बताया कौन से हो सकते हैं, जो किसी विशेष, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, कोई विशेष व्यक्ति, स्पेशल व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नामों का बोध कराते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण लिख लो। उदाहरण, विशेष व्यक्तियों के नाम लिखो। विशेष व्यक्तियों के नाम। विशेष व्यक्तियों के नाम में क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि मनुष्य, मनुष्य में सारे मनुष्य आएंगे तो संज्ञा कौन सी होगी हमारी, जातिवाचक, क्योंकि मनुष्य एक जाति हो गई। अब उसमें से हम किसी एक ही स्टूडेंट की तरफ इशारा कर दें, जैसे कि राम, एक व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है कि वो फिक्स है राम, और अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं तो वो एक विशेष व्यक्ति का नाम हो जाएगा, जैसे भगत सिंह एक विशेष व्यक्ति, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, एक व्यक्ति से स्पष्ट हो रहा है, तो वो क्या है, विशेष व्यक्तियों के नाम। और विशेष व्यक्तियों के नाम होंगे तो संज्ञा कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले लिख लो भगत सिंह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब इतने कोई भी नाम हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, ऐसा नहीं है मैंने दो लिखे हैं तो दो ही हो, यानी आपका क्या नाम है वो भी एक संज्ञा है, किसी एक नाम की वो संकेत कर रहे हैं, आपका नाम भी एक क्या है, संज्ञा शब्द है। तो विशेष व्यक्तियों के नाम हो गए। अब लिखो विशेष वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम। देखो बच्चों, अब मैं बोलूं यहाँ पे किताब, किताब में कौन सी संज्ञा होगी, सारी किताबें आएंगी तो जातिवाचक संज्ञा। अब उसमें से बोलूं रामायण, एक किताब को बता दिया, एक विशेष ग्रंथ है, एक विशेष हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचलित जो रामायण है वो तो क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। गीता, ये क्या है, विशेष वस्तु। अब लिख लो विशेष स्थानों के नाम, विशेष स्थानों के नाम। अब विशेष स्थानों के नामों में क्या क्या आ जाएगा, जैसे देखो कोई स्थान है, एक स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं और वो स्थान किसी चीज से फेमस है तो वही क्या होगा, विशेष स्थान। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ जयपुर, जयपुर फेमस है गुलाबी नगरी के नाम से, एक विशेष स्थान हो गया, तो जयपुर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद मैं बोल रही हूँ दिल्ली, दिल्ली भारत की राजधानी है, एक विशेष स्थान हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद उदाहरण लिख लो आगरा, हम आगरा बोलते हैं यानी ताजमहल बोलते हैं तो आगरा याद आ जाता है, चाहे ताजमहल लिखो चाहे आगरा, तो ये भी ये क्या है, विशेष स्थान है आगरा। समझ गए, कोई भी स्थान हो सकता है जो किसी चीज से प्रसिद्ध हो, वही उसमें क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब गुण भाव आदि चीजें आ सकती हैं इसमें, ये उदाहरण नोट कर लो। इसके बाद अगली हेडिंग डालो, भाववाचक शब्द, भाववाचक संज्ञा। नंबर 2 लिखो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द जो, वे संज्ञा शब्द जो गुण, दोष तथा मन की भावों का बोध कराती हैं,
भावों का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो वे संज्ञा शब्द जो गुण दोष तथा मन के भावों का बोध कराते हैं। एक तो गुण भी आ सकते हैं और गुण में दोनों प्रकार के गुण आएंगे, अच्छे गुण और बुरे गुण। ये नहीं है कि उसमें अच्छे गुण ही आए या बुरे गुण ही आए। तो गुण दोष तथा मन के भाव जो मन में उत्पन्न विचार होते हैं वही क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उदाहरण लिखो, सुंदरता। सुंदरता क्या है, किसी के मन का विचार हो सकता है, भाव उसका गुण होता है सुंदरता एक प्रकार से। ईमानदारी, एक और चीज लिख लो, अच्छे गुण और बुरे गुण। देखो गुण आएंगे ना, गुणों के नाम। गुणों के नाम ईमानदारी, अच्छाई, ये सब क्या है, अच्छे गुण। अच्छे गुण। उधर नहीं, चुपचाप बैठो। ईमानदारी, अच्छाई, ये तो अच्छे गुण है। बुराई, बेईमानी, ये क्या हो गए, बुरे गुण। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गुण है उसमें सिर्फ अच्छे ही नहीं बुरे गुण भी आते हैं। अब देखो और उदाहरण हो सकते हैं, बचपन, बुढ़ापा आदि क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण है। मित्रता, किसी से मित्रता कब होती है, जब हमारे मन में मित्रता का भाव हो तब। दूसरी बात, इंसानियत। इंसानियत भी क्या है, इंसानियत का भी हमारे मन में क्या होता है, भाव ही होता है। तो ये हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। सभी नोट कर लो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी इस क्लास का फायदा उठाएं। अब अगली हेडिंग डाल लो, नंबर 3, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 डालो सभी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, देखो वाचक का अर्थ होता है बताना, जाति यानी जो जाति के बारे में बताई। मैंने बताया जो परिभाषा है वो उसके शब्द में ही छिपी रहती है, तो सभी समझ लो। वे शब्द जो जाति का बोध कराते हैं उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी संपूर्ण जाति का बोध कराने वही क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। तो देखो वे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण जाति का कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, मगर उसकी संपूर्ण जाति का जो शब्द बोध करा दें वही जातिवाचक संज्ञा होगी। चलो उदाहरण नोट करो जातिवाचक संज्ञा की। उदाहरण देखो, अगर मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लूं तो वो एक की ओर संकेत करेगा। अगर उसमें से मैं संपूर्ण जाति का बोध करा दूं तो वो जातिवाचक हो जाएगी। जैसे कि मैं राम नाम ले रही हूँ, राम, तो वो एक व्यक्ति का नाम होगा। अगर उसी में से मैं बोल दूं मनुष्य, तो मनुष्य में तो सभी मनुष्य आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसका उदाहरण लिख लो, मनुष्य। मनुष्य, मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक, क्योंकि फिक्स नहीं है कि कोई एक मनुष्य का नाम हो, इसमें सभी मनुष्य आएंगे। फिर लिखो बालक।
बालक, कोई एक बच्चे का नाम नहीं है, सभी बच्चे आ जाएंगे इसमें। अब देखो इसमें मनुष्य, बालक, पेड़, मैंने कोई एक पेड़ का नाम नहीं लिया कि नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, किसका पेड़ है। पेड़ में तो सारे पेड़ आएंगे तो जातिवाचक संज्ञा है। और वही परिभाषा में लिखा है वे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराएं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये पेड़ शब्द सभी पेड़ों की जाति का बोध करा रहा है, जो बालक है वो सभी बच्चों की जाति का बोध करा रहा है, और जो मनुष्य है ये सभी मनुष्य की यानी सभी इंसान की जाति का बोध करा रहा है। तो संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा होगी। फूल, कोई एक फूल पुष्प की ओर संकेत नहीं कर रहा, सारे पुष्प आएंगे तो संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। दूसरी बात मैंने बताया कि इससे पहले वाली वीडियो में कि जो संज्ञा है हम उसके 5 भेद पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 3 भेद ही होते हैं संज्ञा के, मगर जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है इसके 2 भेद और हैं। देखो जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। लिख लो, जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा। नंबर 1 कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। और नंबर दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 1 समूहवाचक, नंबर 2 द्रव्यवाचक। आप इनको डायरेक्टली हिंदी में पढ़ लेते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि जो समूहवाचक है और द्रव्यवाचक है वो आई कहाँ से है। तो अब जातिवाचक संज्ञा के ये दोनों भेद है। नंबर 1 डाल लो समूहवाचक संज्ञा। नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा, साथ ही साथ लिखते जाना सभी। नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा। देखो वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के संपूर्ण समूह का बोध कराते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ऐसा देखो, अब तक हमने पढ़ा कि पूरी जाति का बोध कराए, भाव का बोध कराए या किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, मगर इसमें क्या है? पूरे समूह का बोध कराया जाएगा, तभी तो क्या संज्ञा बनेगी? समूहवाचक। तो उदाहरण में समझिए, देखो सेना किसी एक व्यक्ति से मिलकर बनती है? नहीं बनती, एक समूह होता है सेना का पूरा। तो संज्ञा कौन सी होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। मेला किसी एक व्यक्ति के से लग सकता है या नहीं? नहीं लग सकता, पूरा एक समूह होता है। कुछ दुकानदार होते हैं, कुछ खरीदार होते हैं, क्रय करने वाले और विक्रेता दोनों आते हैं, तो मेला भी एक समूहवाचक संज्ञा ही होगा। दूसरी बात, भीड़ भी क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा, जैसे किसी चीज का एक प्रकार से झुंड, वो भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो अगली हेडिंग डालो, द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ गए? सेना, मेला, भीड़। और देखो कक्षा, हम पढ़ते हैं सभी। कक्षा में विद्यार्थियों का क्या पढ़ता है? पूरा समूह पढ़ता है। कोई एक बच्चे को तो पढ़ाते नहीं है, पूरे समूह को ही तो पढ़ाते हैं। तो कक्षा में भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अब अगली लिखो, नंबर 2 पे द्रव्यवाचक
वाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इसको नोट कर लो, मैं मिटा रही हूँ फिर। देखो द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको नोट कर लिया। वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराती हैं, जिनको माप तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, जिनको हम माप तौल सकते हैं मगर गिन नहीं सकते, उसे ही क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। देखो कोई भी तेल है, मान लो घी है, उसको हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। उसको या तो लीटर में नापेंगे, यानी उसकी माप तौल की जाती है, ना कि उसे गिना जाता है। इसीलिए उसमें कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण लिख लो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे तेल, घी, सोना, चांदी, दूध आदि सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। या तो इनको नापा जाएगा या इनको तौला जाएगा, लेकिन गिना नहीं जाएगा। यानी एक लाइन मिल गई, द्रव्यवाचक संज्ञा है वो अनगिनत होती है, अगिनत, जिनको हम गिन नहीं सकते। तो देखो कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो आगे की, अब यहाँ से जो कमेंट है कमेंट में पूछ लेना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो आगे की वीडियो में जुड़े रहने के लिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई डाउट हो तो पूछना। धन्यवाद।